मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में क्या लिखा था मैंने आपको? वो मानवाधिकार और भारत के विदेश हैं। 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिए। मानवाधिकार और विदेश नीति, पहला पॉइंट लिख लीजिए। भारतीय विदेश नीति में मानवाधिकारों के किसी भी विशिष्ट मुद्दे पर मानवाधिकारों के किसी भी विशिष्ट मुद्दे पर किसी राज्य विशेष की सामान्यतः आलोचना नहीं की जाती। किसी विशिष्ट मुद्दे पर किसी राज्य विशेष की सामान्यतः आलोचना नहीं की जाती, क्योंकि मानवाधिकार की रक्षा की वैश्विक संस्थाएं मानवाधिकारों के जिन सार्वभौमिक विचारों को स्वीकार करती हैं, सार्वभौमिक यूनिवर्सल, उससे भारत सहमत नहीं है। जिन सार्वभौमिक विचारों को स्वीकार करती है उससे भारत सहमत नहीं है। इसका सीधा ये मतलब है, हम मानवाधिकार के इस पार्ट को थियरी में भी, आईआर में भी पढ़ते भी हैं। मानवाधिकारों का देखिए, मानवाधिकारों का सार्वभौमिक मतलब ये होता है, जैसे यूरोप में अमेरिका में मानवाधिकार के स्टैंडर्ड अलग है। अब वहां पे किसी बच्चे को डांट देना ये भी मानवाधिकार का उल्लंघन है। आपने देखा होगा नार्वे में बहुत सारे बच्चों को, हमारे यहाँ के हम लोग 1000 पेरेंट्स ने भारतीय विदेश मंत्रालय से शिकायत की है कि नार्वे सरकार से हमारे बच्चों को वापस दिलाइए। अब ये भारतीय सरकार के लिए अलग लफड़ा है। अब हम बच्चों क्या वापस दिलाएं? अब नार्वे का ऐसे कानून है कि अगर आपने बच्चे को डांट दिया तो मानवाधिकार का उल्लंघन, आप जेल में जाएंगे। और यहाँ हम बच्चे की जो तो कुटाई नहीं करते सुबह शाम, तब तक बात नहीं बनती। ये मानवाधिकारों का सार्वभौमिक स्टैंडर्ड का मतलब है कि एक ही जैसा मानवाधिकार पूरी दुनिया में हो, एक संभव होगा। भाई सांस्कृतिक सापेक्षता तो है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य फर्क है। इसका मतलब है कि जो मानवाधिकार पश्चिम में है और पश्चिम में मानवाधिकार का रिकॉर्ड इतना ज्यादा है। देखिए वहां नागरिक समाज भी बड़ा सभ्य है, समाज अलग किस्म का है, और राज्य सरकारें भी अलग दृष्टिकोण अपनाती हैं। अब हमारे यहाँ अलगाववाद की समस्या है, उग्रवाद की समस्या है। इसलिए आप देखेंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जो आपकी पीटी के लिए भी जरूरी है। आईआर पढ़ते पढ़ते हम 2-4 ऐसे फैक्ट आपको मिल जाएंगे जो पीटी में, वैसे आप फैक्ट पढ़ेंगे तो पीटी के वो सवाल आप कम से कम, आईएएस के पीटी के सवाल तो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि आईएएस की पीटी के बड़े सारे फैक्ट कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। उसमें कई एग्जाम्पल आपको बता देंगे। तो मामला ये है कि जब मानवाधिकार की बात करते हैं तो सार्वभौमिक अगर स्वीकार करें तो मानवाधिकार का फिर तरीका अलग हो जाता है। अब हम अलग अलग, क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल,
एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, दो ऐसे समूह हैं जो मानव अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो आप देखेंगे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि देखिए खासतौर पे आईएएस में हमारे जीएस का ट्रेंड ऐसा होता है जो बड़े रटने वाले बेस पर नहीं होता, यानी दुनिया में जो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं चलती हैं, तो जैसे भारत में अगर कोई बहुत बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो डॉक्टर है, उसके नाम बार बार आते हैं, तो आपको जानना चाहिए। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वारेन बफेट है, उनके बारे में जानना चाहिए। हो सकता है कि वो सामान्य आप मैगजीन उनके नाम न पढ़ते हो, लेकिन आईएएस में ट्रेंड ऐसा रहता है। आईएएस का मतलब सामान्य, मतलब जो एक समझदार नागरिक से समझना ही चाहिए। इसका एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार की रक्षा के लिए रिपोर्ट देती है, एनजीओ है, पूरी दुनिया में काम करता है और लंदन बेस है। दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच, भाई हमारे यहाँ पे पीटी वगैरह के बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवाधिकार आयोग। और एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़ी हुई संस्थाएं पीयूसीएल, पीयूडीआर, जो भारत में मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करती है। तो ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा विषय है जो हर स्टूडेंट को जानना चाहिए, वो जीएस के नाते भी, सामान्य समझ के भी नाते। तो अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक बार हमारे पास दबाव डाला था कि अगर एमनेस्टी इंटरनेशनल को कश्मीर नहीं जाने दिया जाएगा तो भारत को अमेरिका से कोई फंड नहीं मिलेगा। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का दबाव था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच हमेशा भारत के खिलाफ लिखते हैं, कश्मीर के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में। तो आप बताइए, हम तो मानवाधिकार के मामले में अलग अप्रोच रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे चाइना की आलोचना अमेरिका करता है, अमेरिका कहता है कि चीन मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। हम इस आधार पर चीन की आलोचना कभी नहीं करते, आपने कभी नहीं सुना होगा। हम तो उल्टे इस बात को देखते हैं कि अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात आ जाएगी, अभी ह्यूमन राइट्स वॉच की बात आ जाएगी। अब दूसरी बात है श्रीलंका में, जब श्रीलंका में, यानी समस्या तो यही है, आतंकवाद हो रहा है या मानवाधिकार की रक्षा। अब मानवाधिकार के समूहों के या मानवाधिकार के संगठनों के लोगों से आप पूछेंगे कि ये सब क्या है, तो वो क्या कहेंगे, ये राज्य के द्वारा पैदा किया गया आतंकवाद है। कितना बड़ा शब्द है, अगर आप स्टूडेंट हैं इस बात को फिर से ध्यान सुन लीजिए। राज्य के द्वारा किया गया आतंकवाद, ये शब्द ही विरोधाभासी है। राज्य तो कल्याण के लिए बना हुआ है, राज्य लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बना हुआ है, राज्य आतंकवाद कैसे पैदा कर सकता है? कि स्टेट टेररिज्म का विचार ये पैदा ही किया गया ऐसे लोगों के द्वारा जो मानवाधिकार के रक्षक है। तो हमारे खिलाफ ये आलोचना लगती है कि हम स्टेट टेररिज्म पैदा करते हैं, लेकिन भारत का ऐसा कहना है कि नहीं, आतंकवाद की समस्या सितंबर 2001 के बाद जब अमेरिका पे WTC पे हमला हुआ, तब अमेरिका ने ये समझना शुरू किया कि नहीं, आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। नहीं, जब हम आतंकवाद की बात करते थे तो मानवाधिकार का मुद्दा लेके आ जाता था। इसलिए हमारा मानवाधिकार के मुद्दे पर कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं होता। इस मामले में श्रीलंका एक एक्सेप्शन है। इसलिए आप देखेंगे श्रीलंका में मामला आया था कि ये हुआ कि अब भारत को, तो आप यह देखिए श्रीलंका में 3 फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जियोपॉलिटिकली हिंद महासागर में भारत के हितों की रक्षा करना है तो श्रीलंका इंपॉर्टेंट है, तमिलों का मुद्दा ही है, चाइना पाकिस्तान फैक्टर है, ये तीनों में बैलेंस बनाए रखना है। तो मानवाधिकार के मुद्दे पर जो वहां तमिल हैं, जो तमिल कहते हैं श्रीलंका में होने वाले मानवाधिकारों के हनन की जांच किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश से करवाया जाए। अब आप जानते हैं कि अगर नॉर्वे का न्यायाधीश होगा तो उसके मानवाधिकार का फिर व्याख्या अलग हो जाएगी, अमेरिका का न्यायाधीश होगा तो उसके मानवाधिकार की व्याख्या अलग हो जाएगी, हमारे यहाँ तो मानवाधिकार की व्याख्या अलग होगी। इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार की परिषद के मंच पर भारत ने श्रीलंका के खिलाफ वोट दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ, भारत ने न्यूट्रल अप्रोच अपना लिया, तो भारत बीच से निकल जाता है। इसका मतलब है कि मानवाधिकार के मुद्दे पे न तो हम श्रीलंका की आलोचना करते हैं, न हम श्रीलंका के साथ हैं। साथ इसलिए नहीं हो सकते, तमिलों का मुद्दा है। आलोचना इसलिए नहीं करते, चीन पाकिस्तान का फैक्टर है, जियोपॉलिटिक्स है। बात को इस तरीके से देखिए कि फॉरेन पॉलिसी में नैतिकता का कितना महत्व होता है, मानवाधिकार का मुद्दा यही तो है। आपके जीएस के 4th पेपर में लिखा हुआ है कि विदेश, जीएस के 4th पेपर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नैतिक मुद्दे, यही तो है मानवाधिकार। तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मॉरल इशू है, और ये बात आप जानते हैं, जब मॉरलिटी और नेशनल इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम प्राथमिकता किसे देंगे? आगे लिख लीजिए।
श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद के मतदान में पहली बार भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध मत दिया। पहली बार भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध मत दिया। जो एक अप्रत्याशित घटना थी। पहली बार भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध वोट दिया, जो एक अप्रत्याशित घटना थी। क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार पर गठबंधन सहयोगियों का अत्यधिक दबाव था। क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार पर गठबंधन सहयोगियों का अत्यधिक दबाव था। और ये घटना है 2013 की। 2014 वर्तमान सरकार 2014 से आई। ये घटना है 2013 की। आगे लिख लीजिए। परंतु 2014 के बाद भारत ने मानवाधिकार के मुद्दे पर तटस्थता का दृष्टिकोण अपनाया है। तटस्थता, न्यूट्रलिटी। भारत ने मानवाधिकार के मुद्दे पर तटस्थता या न्यूट्रलिटी का दृष्टिकोण अपनाया है। तटस्थता या न्यूट्रलिटी का दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि श्रीलंका के साथ संबंध बनाते समय भारत को निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना होता है। श्रीलंका के साथ संबंध बनाते हुए भारत को निम्नलिखित मुद्दों को ध्यान में रखना होता है। पॉइंट नंबर एक, श्रीलंका का भू राजनीतिक महत्व। श्रीलंका का भू राजनीतिक महत्व। श्रीलंका का भू राजनीतिक महत्व क्योंकि हिंद महासागर में अवस्थित होने के कारण भारत और श्रीलंका की सुरक्षा ही साझे है। भारत और श्रीलंका की सुरक्षा ही साझे है। दूसरा पॉइंट, श्रीलंका में चीन और
चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पहुंच चीन और पाकिस्तान की बढ़ती पहुंच के विरुद्ध भारत को बढ़ती पहुंच के विरुद्ध भारत को श्रीलंका के साथ संबंध सुदृढ़ करना आवश्यक है। भारत को श्रीलंका के साथ संबंध सुदृढ़ करना आवश्यक है। और तीसरा पॉइंट, लास्ट, सुदृढ़ करना आवश्यक है। लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में घरेलू परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में घरेलू परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में घरेलू परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए तमिल मुद्दा भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तमिल मुद्दा भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। तमिल मुद्दा भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। लास्ट में बस इतनी बात आपको बता दें। अब देखिए, तमिल मुद्दे के बाद भारत के द्वारा श्रीलंका के साथ आर्थिक संबंध पे खूब बल दिया जा रहा है, क्योंकि उदारीकरण, भूमंडलीकरण के बाद श्रीलंका एक ऐसा देश है दक्षिण एशिया में जिसके साथ 1998 में भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। बहुत बड़ी बात है ये। यानी हमारे पड़ोसी देशों में हमारे साथ कोई मुक्त व्यापार समझौता करने को तैयार नहीं होता। श्रीलंका उसका एक एक्सेप्शन है। तो श्रीलंका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। डिफेंस पार्टनरशिप श्रीलंका के साथ है ही है। यानी पूरे श्रीलंका के कोस्टल सर्विलांस का सिस्टम इंडिया करता है। यानी इंडियन नेवी के द्वारा पूरे श्रीलंका की सुरक्षा की जाती है। और अब कई बार देखिए, समय के साथ कुछ मुद्दे आते रहते हैं, कुछ मुद्दे पीछे हो जाते हैं। मान लीजिए कभी कोई सुप्रीम कोर्ट में विवाद आ गया, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट अभी विवाद में नहीं है। तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का सीधा मतलब है कि भारत और श्रीलंका के बीच आवागमन के लिए सीधे पाक की खाड़ी से होकर रास्ता होना चाहिए। अभी तो हम पूरा श्रीलंका घूम के जाते हैं, और हम पूरा श्रीलंका घूम के जाते हैं तो इससे श्रीलंका को बहुत बड़ा फायदा है। भाई, जितना अगर श्रीलंका के पोर्ट से भारत व्यापार कर रहा है, भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, तो अब सोचिए, जैसे सिंगापुर क्या करता है, सिंगापुर ट्रांजिट हब के रूप में काम करता है। बात को ऐसे समझिए कि अगर आपने कहीं गोडाउन बना रखा है, तो आजकल तो गोडाउन सारे सामान वहीं ट्रांसपोर्ट होंगे, वहीं से उठाए जाएंगे। ठीक वैसे श्रीलंका क्या है, भारत के लिए आजादपुर सब्जी मंडी जैसा है। पूरी दिल्ली की सब्जी की सप्लाई कहां से होती है? आजादपुर से। तो भारत का पूरा इंटरनेशनल ट्रेड जिस देश से चलता है श्रीलंका है, क्योंकि हमारे समुद्र के पास बड़े जहाज आ नहीं सकते, तो हम श्रीलंका का प्रयोग करते हैं सारे आयात निर्यात के लिए। इससे श्रीलंका को कितना बड़ा फायदा है। श्रीलंका को फायदा है, हमें भी फायदा है। इसलिए भारत श्रीलंका के बीच सहयोग एक विन विन कंडीशन है। आगे आने वाले समय में भारत श्रीलंका सहयोग आगे बढ़ेगा। और एक खास बात है, जैसे भारत सरकार अभी ध्यान दे रही है और भविष्य में दिखेगा। आपको हम याद दिला दें, हमारे पड़ोसी देशों को सबसे बड़ी डिफेंस सहायता देने वाला भी चीन है, क्योंकि हमारे पास वो हथियार है ही नहीं है। अभी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया उस पोजीशन में नहीं है जहां में होना चाहिए। एक बात याद रखिए, महाशक्ति किस बात का
अरे कोई दोस्त तमंचा मांगे दे दें वो महाशक्ति है, या दोस्त ने कहा तमंचा है, आपने कहा ना भाई तमंचा वमंचा तुम्हारे पास है ही नहीं है, तो किस बात के आप महाशक्ति हुए? अरे दोस्त की हर मांग को पूरा कर लीजिए तब तो महाशक्ति है। और चाइना को अब देखिए, चाइना की कोई भी पड़ोसी चाइना के खिलाफ क्यों नहीं जाता? सुरक्षा परिषद में मदद चाहिए, चीना जाएगा। पैसा चाहिए, चीना जाएगा। वेपन्स चाहिए, चीना जाएगा। इस बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सबको सबसे बड़ी डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई करने वाला कौन सा देश है? चाइना। अगर डिफेंस इक्विपमेंट चाइना ही सप्लाई करेगा तो चीन के सामरिक संबंध इसके साथ अपने आप बढ़ेंगे। आप जानते हैं जो देश किसी को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है वहां उसके इंजीनियर आएंगे, वहां उसके सैनिक आएंगे, सारे सामरिक मामलों की जानकारी उस देश को होगी। जैसे हमारे रसिया है, आप याद रखिए, हमने अमेरिका से हरकुलिस और ग्लोब मास्टर, हरकुलिस, ग्लोब मास्टर, अपाचे, अगर ये विमान हमने ले रखे हैं तो हमारे यहाँ जो एयरफोर्स के स्टेशन है उसमें अमेरिकन इंजीनियर बाकायदा आते हैं। जो गाजियाबाद में हिंडन में आप जाके देखेंगे, हरकुलिस के लिए, ग्लोब मास्टर के लिए अलग रिपेयरिंग सेंटर बना हुआ है, उसके लिए हैंगर कहा जाता है। जैसे हैंगर का मतलब जैसे होता है ना कि कहीं पे स्टेशन ट्रेन कहीं शेड में जाती है, उसका रिपेयरिंग होती है, वैसे एयरक्राफ्ट को रिपेयरिंग करने के लिए हैंगर होता है, बड़ा सा यू शेप जैसा टीन का बना हुआ होता है, उसमें सारे अमेरिकन इंजीनियर आते हैं। और डिफेंस के इंजीनियर भी तो डिफेंस के होते हैं भाई। हमारे यहाँ इंजीनियरिंग का अलग कोर है, बीटेक किए हुए लोग भी सेना में जा सकते हैं, लॉ किए हुए लोग भी सेना में जाते हैं, पूजा पाठ कराने वाले लोग भी सेना में जाते हैं, ये बात भी आप जानते ही होंगे। सेना में तो हर किस्म के लोग जाते हैं। इसलिए हम भविष्य में ये बात हमें ध्यान रखनी है कि अगर भारत को अपना प्रभाव बनाए रखना है तो इकोनॉमी तो ठीक है, हमें डिफेंस के मामले में भी अपनी शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे छोटे पड़ोसी देशों को हम हथियार तो दे पाए। यदि पिछले साल भारत ने रिकॉर्ड डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट किया है। अभी तक हम डिफेंस इक्विपमेंट में क्या देते हैं? टाटा के ट्रक, रेडार। अभी हम नॉन लीथल वेपन ज्यादा देते हैं। श्रीलंका को तो हमने वेपन्स इसलिए नहीं दिया था कि तमिल का फैक्टर था, तमिल वहां बड़ा विरोध करते थे। तमिल कहा करते थे कि भारतीय सरकार इनको जो सैन्य सामग्री दे रही है इससे तो ये तमिलों को ही मार रहे हैं, तो कुछ दिनों तक हमने बंद कर दिया था। अन्यथा श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, इन सारे देशों के सैनिकों को ट्रेन करता है इंडिया, प्रशिक्षण भारत देता है। तो ये भविष्य में हमारी कोशिश है लगातार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से डिफेंस सेक्टर में हम लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसलिए आप देखो फिलीपींस से भी बातचीत कर रहे थे ब्रह्मोस देने का। तो जब ऐसे डिफेंस पड़ोसी को देंगे तभी तो। अब तेजस का विकास क्यों कर रहे हैं भाई? श्रीलंका राफेल नहीं ले सकता, उतना पैसा ही नहीं उसके पास। श्रीलंका राफेल नहीं ले पाएगा, लेकिन हल्के विमान तेजस तो ले लेगा। तो तेजस है, ध्रुव हेलीकॉप्टर है, ये सब छोटे छोटे विमान है। अब श्रीलंका अपाचे नहीं लेगा। अपाचे लेने के लिए श्रीलंका को पूरा श्रीलंका बेचना पड़ेगा, और इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर रख के क्या करेगा? उड़ाने के उतने स्पेस भी तो नहीं है, तो वो छोटा हेलीकॉप्टर रखेगा। ये छोटा हेलीकॉप्टर रखेगा। यही इंटरनेशनल की पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, यही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो श्रीलंका के साथ केवल इतना ही। बाकी हमें क्या करना चाहिए पड़ोसी देशों के साथ? तो जो नेपाल के साथ करना चाहिए वही श्रीलंका के साथ। बस यहाँ तमिल मुद्दा है, वहां मधेसियों का मुद्दा है। और एक मुद्दा तो हमेशा हमारा किसी सरकार से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है श्रीलंका से। भारत श्रीलंका केवल इतना है। अब कोई सवाल पूछना तो बताइए। भारत श्रीलंका के भी मध्य विजन दस्तावेज क्या है? इसके अलावा 5 आधार। अरे भाई पैद रखिए, जब भी दो देश मिलते हैं तो घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो उसी घोषणा पत्र जारी करते विजन दस्तावेज। अब देखिए ये सब तरीके हैं, ये सब शब्द बताने के तरीके। ऑफिशियल स्टेटमेंट है। विजन डॉक्यूमेंट का सीधा मतलब क्या है कि भारत श्रीलंका के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़ाना, सामरिक सहयोग करना, व्यापार को आगे करना, कल्चर को आगे करना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। इसके अलावा हमारा श्रीलंका के साथ क्या विजन होगा?
यही तो विजन डॉक्यूमेंट है। तो कहने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। कई बार लोग इस बात को देखिए, सैद्धांतिक मुद्दा क्या है कि भारत से सैद्धांतिक मुद्दा क्या है, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमी, ये सब शाब्दिक बातें। विजन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया। जैसे कई बार हम कहते हैं अफ्रीका और भारत के बीच विजन डॉक्यूमेंट 2063। अरे विजन डॉक्यूमेंट क्या है? अफ्रीका के साथ जाएंगे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग, इकोनॉमी, आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा, यही तो विजन डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे शब्दावली पे बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि मामला वही है। जब कहते हैं कि भारत श्रीलंका के बीच आधारभूत स्तंभ क्या है, तो भाई आधारभूत स्तंभ क्या है? CCC। किसी के साथ भी हमारे तो ज्यादातर पड़ोसी थे, कल्चर, कॉमर्स, कंसुलेट। इसका मतलब भाई कुल मिला के आधारभूत स्तंभ क्या होगा? इकोनॉमी होगा, कल्चर होगा, कॉमर्स होगा, अब सिक्योरिटी होगा, यही तुम्हारे आधारभूत स्तंभ होंगे। अब इन सब चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है। कई बार होता क्या है, मान लीजिए किसी करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखते थे विजन 2063, आपको लगे यार ये तो सर ने बताया ही नहीं। अब पेपर को पलट कर आप देखिए तो प्रोफेसर का इस बात से मतलब नहीं होता, वो जियो पॉलिटिक्स का प्रोफेसर है ना, वो विजन का नहीं प्रोफेसर है। तो उसमें गड़बड़ी क्या होती है? अब हमने बच्चों को बता दिया, तो अब जाके किसी मैगजीन से कंपेयर करेंगे विजन 365। अरे यार ये तो घटनाक्रम सर ने लिखाया ही नहीं, ये करंट अफेयर कहां हो रहा है? करंट अफेयर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि केवल हम अफेयर करते हैं, करंट नहीं करते। अरे भाई सीधी यही आईआर पढ़ने का तरीका है यार, उसमें कंफ्यूज मत रहो। मैं फिर कहता हूँ कंफ्यूजन इसलिए बहुत ज्यादा होता है कि मैं कुछ बताऊँ, मान लो कुछ और। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मुझसे बात पूछ चुके हैं अभी की नहीं, कुछ 2-4 साल पहले ही पूछते थे। एक बच्चा बहुत परेशान करता था, वो कहता था जो भी सर आप पढ़ाते हो वो करंट में इस मैगजीन में नहीं मिल रहा है कुछ। तो हमने कमाल की बात है यार, तो वो नहीं मिलेगा तो मेरी बात सुन लो। वो बच्चा कन्विंस नहीं होता। जब एग्जाम हो गया, सही से ऐसे क्लास चल रहा था, जब एग्जाम हो गया हम के भाई करंट अफेयर वाले तुम मेरे पास आ जाओ, अब बताओ सवाल कहां से पूछा गया? हाँ सर आप सही कह रहे थे। इसलिए हमेशा क्वेश्चन पेपर देखिए, एक ही तरीका है, सिलेबस देखिए, इससे आपकी पढ़ाई हमेशा स्ट्रीमलाइन रहेगी। अनावश्यक चीजों से आप बच के रहेंगे। अनावश्यक चीजों से बच गए तो रास्ते कोई रोक नहीं सकता है, देखिए अनावश्यक चीजों से बच गए, यही है। आप आगे बढ़े फिर भारत श्रीलंका। हाँ बताए। हिंद महासागर भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अभी पश्चिम एशिया ने दीजिए, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, इससे आप जोड़ लेंगे। अब मान लीजिए आपका सवाल है, देखिए अब मान लीजिए सच बता ही दें आपको, आगे हम बता देंगे, लेकिन आपने सवाल पूछा, मैं पॉइंट तो बता दूंगा आपको, ठीक हो सकता है आगे मैं फिर आप भूल जाए, मैं भूल जाऊं। देखिए आपका सवाल है हिंद महासागर में भारत की ऊर्जा सुरक्षा। अब प्रश्न को खोला कैसे जाता है, प्रश्न को बहुआयामी कैसे बनाया जाता है, प्रश्न का विस्तार कैसे किया जाता है। एनर्जी सिक्योरिटी इंडियन ओशन में कैसी है? अब एक ही बात है, इंडियन ओशन तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है। अब सवाल है कि इंडियन ओशन में भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कैसी है, इस बात को देखना हो तो पहले ये समझ लिए ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या है। और पहले हम आपको फैक्ट बता दें, फिर लिखते कैसे हैं ये बता दें। ये बहुत बात अब लिखते जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए आपने पूछा तो मैंने इसको तुरंत एक्सप्लेन किया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे हम बताएंगे भी, कहने के तरीके केवल अलग अलग होते हैं। अब देखिए, मैं पहले हम बताते हैं कि जैसे मान लो मैं घर बनाना है, पहले हम उसका ईंट खड़ी करेंगे, सीमेंट लाएंगे, उसके बाद फिर फिनिशिंग करेंगे। तो पहले अभी मैं ईंट और सीमेंट की बात कर रहा हूँ कि मतलब यही सवाल है कि हिंद महासागर में ऊर्जा सुरक्षा, तो इसके लिए ईंट, सीमेंट, बालू क्या होगा, उसके बाद हम फिनिशिंग कर देंगे। तो ऊर्जा सुरक्षा का पहले तो आपको अभिप्राय देखना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा का सीधा मतलब है भारत को तेल, गैस की आपूर्ति अबाधित रहे। बात ध्यान रखना है, अबाधित रहे पहला। दूसरी बात क्या है? कीमत भी नियंत्रित रहे। तीसरा, कीमतों पर नियंत्रण।
याद रखिए, सबसे अच्छा मार्केटिंग करने वाला कौन है? जो सबसे अच्छा सामान नहीं लाता, जो सबसे अच्छा सामान कम कीमत पे लाता है। मार्केटिंग तो यही बेस्ट है। दूसरी बात, लेकिन आप जानते हैं ऊर्जा सुरक्षा के दो मामले हैं। ऊर्जा सुरक्षा के दो मामले हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत। तो जो परंपरागत स्रोत हमारी ऊर्जा का है वो कहीं न कहीं कोयला पर निर्भर है, वो कहीं न कहीं तेल पर निर्भर है। इसका मतलब है ऊर्जा सुरक्षा का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी इन सोर्स। अब इस परंपरागत ऊर्जा सुरक्षा को कैसे विविधतापूर्ण बनाया जाए, डाइवर्सिफाइड बनाया जाए। अब विविधतापूर्ण आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए सिविल परमाणु ऊर्जा, ये ऊर्जा सुरक्षा का पार्ट है। इसके लिए सिविल परमाणु ऊर्जा, यानी कुल मिला के परमाणु ऊर्जा। उसके लिए सौर ऊर्जा, उसके लिए परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यानी कुल मिला के ये गैर परंपरागत स्रोत है। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भी जितने भी आप गैर परंपरागत स्रोत समझ सकते हैं, उन सबको पनबिजली ऊर्जा विविधतापूर्ण है। अब तीसरी बात, ऊर्जा सुरक्षा में तीसरी बात आती है, इन्हें आप याद रखिए, किसी भी एक सोर्स पे डिपेंडेंट मत रहिए, न कोयले पे न तेल पे। हमने पहले भी कहा है, एक मित्र पे डिपेंड रहने का मतलब वही मित्र आपको छोड़ के भाग जाए तो क्या होगा? एक सोर्स पे डिपेंडेंट रहेगा, हमारे तेल पे ही डिपेंडेंट है और कल के लिए पश्चिम एशिया वॉर हो गया, फिर तो आपको समस्या आ जाएगी। तेल की कीमत किसी कारण बढ़ गई, फिर समस्या आ जाएगी। एक सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना। इसलिए आप देखेंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो 5 चीज का बिजनेस करते हैं। उनसे हमने पूछा, भाई 5 चीज क्यों फैला रखते हो? उनका, सर ये बताओ, केवल समोसे की दुकान खोल के रखें, कल के लिए समोसा खाना ही लोग बंद कर दें तो? हमें कहा, हाँ यार ये बात तो सही कहा तुमने। डाइवर्सिफिकेशन, हमेशा लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। दूसरी बात है, अब ऊर्जा सुरक्षा के विविधतापूर्ण बनाने के साथ साथ जो बात जरूरी है, जिन देशों से हम ले रहे हैं वो भी स्रोत विविधतापूर्ण होने चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा में ये भी बात आती है, अभी हमारा ओवर डिपेंडेंस है पश्चिम एशिया। अभी हम पश्चिम एशिया में, यानी सऊदी अरेबिया, पश्चिम एशिया में लगभग 60% ऊर्जा सुरक्षा पश्चिम एशिया पर हमारा डिपेंडेंट है। इस बात को डाइवर्सिफाई हम कर रहे हैं और हम वेस्ट एशिया में आ जाएंगे, लगातार इस बात को आपको बताएंगे भी किस तरीके से वेस्ट एशिया का मामला एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बनता है। और अब हमें ऑप्शन क्या चाहिए? इसलिए ऑप्शन चाहिए अफ्रीका। और संयोग की बात है, पश्चिम एशिया और अफ्रीका दोनों हिंद महासागर में आ रहे हैं। हमारा अगला ऑप्शन क्या है? अफ्रीका। उसके अलावा अगला ऑप्शन क्या है? सेंट्रल एशिया, लैटिन अमेरिका। रूस ऑप्शन हो जाएगा, ये अप्रत्याशित बात है। देखिए ये करंट अफेयर है। अदरवाइज परंपरागत रूप में आप पूछेंगे कि भारत तेल सब कहां से लेता है, तो पश्चिम एशिया से लेता है। अभी रूस ने मामला गड़बड़ा रखा है। ये पूरे यूक्रेन संकट के समय से पूरा आंकड़ा गड़बड़ हो गया है। यानी तेल सस्ते होने के कारण फिलहाल हम तेल को ज्यादा ज्यादा कहां से आयातित कर रहे हैं? रसिया से। अब आप देखेंगे कतर से प्राकृतिक गैस ले रहे हैं। तो हर देशों से ये ऊर्जा सुरक्षा की बात है। लेकिन आप कहेंगे कि इतनी ऊर्जा सुरक्षा की बात है? नहीं, इसके अलावा भी है। अब इसके अलावा क्या मतलब है कि हम वेस्ट एशिया में आपको बता देंगे कि पहली बार आरामको भारत में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रही है। यानी अभी तक पश्चिम एशिया से हमारा जो खरीद वाला मामला था तेल का, टैंकर से आता था। जैसे आप पानी के लिए क्या बॉटल मंगाते हैं पीने के लिए, तो हर तीसरे दिन बॉटल मंगाते रहिए। तो बॉटल मंगाएंगे, आरओ लगवा लेंगे। खास भाई जो परमानेंट आपकी आवश्यकता है, तो आरामको इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। पश्चिम एशिया कई देश यहाँ पे स्ट्रेटेजिक, यूई ने क्या किया है, इस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना दिया है। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कैसा होता है? जैसे आप देखेंगे पेट्रोल पंप पे जाएंगे, जब पेट्रोल पंप पेट्रोल मांगते हैं तो पेट्रोल पंप वाला ये कहता है, रुको भाई मैं भी टैंकर बुलवाता हूँ, तुम्हारी गाड़ी भरवाता हूँ। उसके पास रिजर्व ऑयल होता है। ऐसे देश के पास रिजर्व ऑयल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे वॉर के लिए सेना में नियम है, अगर हमारा देश किसी के साथ वॉर में जा रहा है
तो हमारे पास आर्म्स एंड एम्यूनिशन कम से कम 40 दिन के होने चाहिए। 40 दिन के आर्म्स एंड एम्यूनिशन पर्याप्त होने चाहिए, ये रूल है। वैसे अगर हमारे कल पश्चिम एशिया में आपकी एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए, और वो हमने विशाखापट्टनम में, मुंबई में बना रखा है। और ज्यादा होना चाहिए। मतलब भारत जैसे विशाल देश के लिए कम से कम कल के लिए हमारे यहाँ कहीं से भी ऑयल की सप्लाई ना हो तो भी 40 दिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये है एनर्जी सिक्योरिटी, ये है एनर्जी सिक्योरिटी। अब आप देखेंगे भाई हिंद महासागर में अगर बात करें तो स्वाभाविक रूप में सारे मामले तो भाई लैटिन अमेरिका से भी तेल ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो हिंद महासागर ही से तो है, वो हिंद महासागर से है। और भारत जैसे महाशक्ति, अब आप देखें इसमें करंट अफेयर के विचार क्या आते हैं। जैसे आप करंट अफेयर की बातें बताएं, कहां से करंट अफेयर रियल में होता है। मान लीजिए कि आप बजट देख रहे हैं तो एक बार बजट में प्रस्ताव किया गया था कि भारत में, देखिए भारत में संयोग की बात है, ज्यादातर मामलों में हमने सेपरेशन ऑफ पावर कर रखा है। ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इतनी अलग अलग कंपनियों के निर्माण की आवश्यकता क्या है। आप सबको एक क्लब करके एक जायंट कंपनी बना दीजिए। तो ये प्रस्ताव कभी रखा गया था, लेकिन ये प्रस्ताव पूरा नहीं हो पाया। तो मान लीजिए कभी कभी ऐसे का प्रस्ताव आते हैं बजट में जो आप, तो वो रियल में करंट अफेयर होता है, वहां से एग्जामिनर आप सवाल पूछ सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब ये है। लेकिन अब तो हमने पूरा मसाला बना दिया, लेकिन अब लिखते कैसे, देखिए शुरुआत कैसे करेंगे, ऐसे नहीं। शुरुआत कैसे करेंगे, अब देखिए उसमें थोड़ा सा मसाला, मिर्च मसाला लगाएंगे कि भारत एक महाशक्ति है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, और फिलहाल भारत की आर्थिक वृद्धि दर 4 ट्रिलियन हो गई है। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए भारत को विशाल ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है। ऐसी चीजों को हम बना के लिखते हैं। ये तो आपका बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो गया। लेकिन इसलिए कहा जाता है मेंस एग्जाम में आपको बोल वचन करना आना चाहिए। जैसे कई लोग कहते, कई लोग क्या होता है, कई लोगों का ऑब्जेक्टिव नॉलेज बहुत तेज होता है, क्योंकि हर बार वो इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं। उनका एप्टीट्यूड ऐसा हो गया कि इन्फॉर्मेशन ही खोज रहे हैं। तो आप समझिए मेंस में बहुत स्ट्रगल करते हैं। कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन पाना ज्यादा आसान है, पढ़ाई का तरीका ऐसा होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट नहीं। तो फिर अब कॉन्सेप्ट अब बनाएंगे, जैसे कैसे कॉन्सेप्ट अब कैसे बनाएंगे कि अब परंपरागत गैर परंपरागत में भारत को ऊर्जा सुरक्षा के अलावा सतत विकास के लक्ष्य को ही प्राप्त करना है, पर्यावरणीय सरोकारों को भी ध्यान रखना है। इसलिए हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास कर रहे हैं। यानी कुल मिला के क्या है, पेरिस प्रोटोकॉल, उसको भी ध्यान रखना है। हमने बात को जोड़ दिया। फिर हमने देखा कि अगर भारत एक महाशक्ति है तो स्वाभाविक तौर पर ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता ही है। पश्चिम एशिया में इजराइल हमास का संघर्ष बना हुआ है। इजराइल हमास का संघर्ष बना हुआ है, इसका मतलब है पश्चिम एशिया का अनस्टेबल क्षेत्र है। वहां पे तेल और गैस के लिए अति निर्भरता भारतीय हितों के लिए उचित नहीं है। इसलिए हमें इसका विकल्प देखना है। तो हम सेंट्रल एशिया में, रसिया में जा रहे हैं। और ये भारत के विदेश नीति की स्वतंत्रता का परिणाम है कि रूस पे पश्चिम ने तमाम प्रतिबंध लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी हम रसिया से तेल और गैस के आयात कर रहे हैं। तो ये चीजों को बनाने के तरीके हैं। तो लिखने का तरीका, अब एक बार आप लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, जब आपकी पेन चलेगी, देखिए लिखने का एक तरीका हो, जब लिखना आप सीख जाएंगे तो वो बिला वजह ही लिख लेंगे। और अब बहुत ध्यान से दिखेगा, हमारा विषय समझ है, एक बार आपको आइडिया बन गया तो फॉरेन पॉलिसी लिखना सबसे आसान है। आपके सवाल का उत्तर यही है। मिल गया क्या? अब देखिए, अगर आपका सवाल ये है कि इंडिया, अब आपने सवाल को बदल दिया। आपका सवाल ये है कि भारत और चीन के साथ ऊर्जा सुरक्षा में क्या कॉन्फ्लिक्ट है। अब बात को आपको याद दिला दें, अभी क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, इंडिया और चाइना, भाई इंडिया कितना ऑयल का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है, 3rd या 4th है। ये सब आपको जीएस के स्टूडेंट होने तो जानना चाहिए, बहुत ही बड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन है ये सब। तो आईआर पढ़ते समय तो बहुत सारी जीएस के पार्ट हम लगातार, हमें लगता है कि आईआर पीटी में नहीं आता, बहुत सारे पार्ट पीटी में इसके आते हैं। अब देखो, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है तो चाइना इस समय 1st लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और अभी अमेरिका ने क्या किया, देखा अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी यही है, अमेरिका ने अपने तेल का पहली बार उपयोग करना शुरू किया है। जिसके पास इतना बड़ा रिजर्व हो वो बाहर से तेल मंगाए, ये अमेरिका का लॉन्ग टर्म विजन है। ये
इसे कहा भी जाता है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। जरा सोच के देख कितने दीर्घकाल के रूप में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को रोकते हैं। इसका मतलब है अगर हमारे बैंक अकाउंट में बापू ने अगर 50,000 रुपए डाल दिया तो हमारे दिल में हलचल हो रही को 50,000 कब खत्म हो जाए। जबकि दीर्घकालिक अप्रोच क्या है, वो 50,000 पिताजी ने इसलिए दे रखा है कभी कंटिजेंसी में खर्च करना, उस पर हाथ नहीं लगाना है। लेकिन ना, रोज हमारा मन उछाल रहा है, भाई चलो टहल के आते हैं, चलो ठंडी हो गई जरा हिमाचल, कि वो 50,000 कैसे खर्च हो। अब जो 50,000 खर्च हो तो हम शांत हो जाएंगे, तब आके परमन कॉलोनी में आराम से बैठेंगे, दाता गुरुद्वारे पास जय हो प्रभु की। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अमेरिका ऐसा काम नहीं करते। अब सवाल ये है कि दुनिया के दो बड़े लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर इंडिया और चाइना ही तो है। और सवाल है अगर लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया चाइना बन गए हैं तो हम ही कॉम्पीट कर रहे हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में तेल कुआं लेने के लिए कंपटीशन किसके बीच है, चाइना इंडिया के बीच में है। अब आप देखेंगे सऊदी अरेबिया के साथ चीन बहुत तेजी से संबंध आगे बढ़ा रहा है। अब यही तो प्रॉब्लम, चीन का आगे बढ़ना, चूंकि चीन और हमारे संबंध थोड़े प्रतिकूल हैं, इसे कई बार आप देखेंगे विदेशों में ऐसा लगता है कि भारत और चीन के विरोध ही जाते हैं। लेकिन एक और खास ध्यान रखने की, यहाँ इंडिया चाइना में कमाल कर सकते हैं। दोनों पक्ष में दिखाना है इंडिया चाइना के मामले में। अगर आपने इंडिया चाइना के पढ़ेंगे, लेकिन आपने सवाल पूछ दिया, एक पक्ष है विरोधाभासी, क्योंकि भाई हमें दो सबसे बड़े खरीदार हैं, तो हम सब भाई देखिए, अगर दो मान लीजिए कि दो प्रॉपर्टी डीलर परमानंद कॉलोनी में है, तो दो प्रॉपर्टी डील में क्या होता है, हमारा बिजनेस ज्यादा चले। तो दो लोगों का ऑयल इंपोर्ट करना है तो हम चाहेंगे नाइजीरिया का ऑयल वेल हमें मिले, चाइना चाहेगा हमें मिले, उससे बोली तो हमें लगा रहे हैं। पश्चिम एशिया में हम चाहेंगे सऊदी अरेबिया पहली प्राथमिकता हमें दे, चाइना चाहेगा पहली प्राथमिकता हमें दे। लेकिन एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, इंडिया और चाइना मिल जाएं और ये कह दें याद रखो कि अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे तुम बर्बाद हो जाओगे तुम लोग, अब तेल की कीमत नीचे करो। अगर सोच के देखिए, जितने छात्र यहाँ इकट्ठा हैं सब इकट्ठा हो जाए कि मकान मालिक किराया कम करो, किराया कम हो गया नहीं होगा, ये पता चला आपस में ही लड़ते रह गए, तो उसका फायदा कौन उठाएगा। ऐसी दुनिया है। इसलिए दूसरा नजरिया ये है कि इंडिया चाइना अगर मिल जाते हैं तो मामला बदल जाता है। ये दो नजरिए हैं, लिखवाने की जरूरत है। ये हमने पूरा बना दिया आपको, और यही आगे पढ़ेंगे भी। पश्चिम एशिया में आएंगे, हर ऊर्जा सुरक्षा तो हर जगह आएगी, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा का एक समग्र मामला ये है। और कोई सवाल है आपका? और फॉरेन पॉलिसी प्रीवियस के सवाल जितने भी सब पूछ लीजिए, सब हल कर लीजिए, वहीं से घूम फिर के सवाल आएगा, अब देख भी लीजिए। हाँ हाँ, इतनी छोटी बात हम आईआर में लिखना शुरू कर दें तो ये सब नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। एक बार लिखने तो रिफाइनरी को बनाना और क्रूड निर्यात करना, ये सब तो उसका सेकेंडरी पार्ट है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्निकल पार्ट है ना। हमें आईआर का पार्ट लिखना है, इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं आईआर। क्योंकि इतना बड़ा विस्तार कर देंगे अब लिख नहीं पाएंगे, तो लिख नहीं पाएंगे अब। आगे बढ़े। अच्छा, किसी ने पूछा भी है क्या कुछ? हाँ, एक प्रश्न आप लिख लीजिए। भारत की विदेश नीति में भारत की विदेश में सामुद्रिक सुरक्षा की बढ़ती महत्ता का परीक्षण कीजिए। भारत की विदेश नीति में सामुद्रिक सुरक्षा की बढ़ती महत्ता का परीक्षण कीजिए। समुद्री सुरक्षा की बढ़ती महत्ता का परीक्षण कीजिए।
ये लिख लेंगे कि नहीं? आपको याद है ये बात मैंने बता दिया है आपको। मैं जब इंडियन ओशन की बात की है, इंडियन ओशन की बात में सामुद्रिक सुरक्षा की बढ़ती महत्ता का परीक्षण करिए। और जब कहा जाता है, देखे, जब शब्द है परीक्षण करिए, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, परीक्षण क्रिटिकल एग्जामिन। क्रिटिकल एग्जामिन तो कितना किया है, क्या चैलेंज है। क्रिटिकल एग्जामिन का मतलब सकारात्मक नकारात्मक दोनों होता है। सकारात्मक पार्ट ज्यादा होता है, नकारात्मक थोड़ा सा। तो आपको हिंद महासागर बताते समय सुरक्षा की चिंता बताई कि नहीं बताई है? तो मतलब हिंद महासागर कैसे, आप इस तरह सोच क्या लिखेंगे आप? हिंद महासागर यानी सॉरी, समुद्रिक सुरक्षा की बढ़ती महत्ता का परीक्षण कीजिए। ये समुद्रिक सुरक्षा की बढ़ती महत्ता का परीक्षण कैसे आएगा? समुद्री सुरक्षा, अब देखिए कैसी चीजों का विस्तार करते हैं। एक बार आप सोचिए, दो बार सोचिए, और आप जानते हैं, आप कहेंगे सर ये विस्तार हम कैसे कर लेंगे? यही इतना पतला नोट्स है, उसको जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लीजिए, जितनी बार। एक ही एग्जाम का तरीका है, हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं। अगर आपको जैसे होता है एक ही छोटा सा नोट्स है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं, आप तो कह रहे हैं सर ऐसे आपने कह दिया कि आपने ऐसे ऐसे पॉइंट बना दिया, हम कैसे पॉइंट बनाए? आपके मन में स्वाभाविक सवाल होगा, अब हम कैसे विस्तार करें? एक ही तरीका है भाई, नोट्स इतना ही पतला तो आपके पास है। कितनी बार आपने पढ़ा अभी तक? ऐसे नहीं बच्चों, हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ते हैं? अच्छा बताइए, कमाल की बात है यार। देखो स्टूडेंट का, अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूसरा नहीं दूंगा, लेकिन आप एक दो बार नहीं उसमें होना चाहिए। आपका पढ़ाई के बाद बार बार आप देखेंगे, जैसे एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, यहाँ हिंदू का एडिटोरियल देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल, वो एडिटोरियल देखते रह जाओगे, किसी काम का आप उतने भी सक्षम नहीं हो, उसका उपयोग आप कर लोगे, यकीन मानो फंसोगे केवल आप छोटी सी बात है उसी को 50 बार पढ़ जाओ, इनसाइट आ जाएगा। अच्छा अच्छा ये मामला है, यहां से चीजों को खोलते हैं। कोई भी मामला आएगा आपके मन में, यही सबसे अच्छा तरीका है। जीएस में जाइए, विषय में जाइए, रिवीजन रिवीजन आराम से पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, अपने आप हर विषय को आप तोड़ के रख देंगे। और जब विस्तार करेंगे, एक भी बार नहीं पढ़ेंगे, देखिए एक बार नहीं, कैसा पढ़ाई होना। हनुमान चालीसा की तरह, हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ते हैं? सुबह शाम दो बार पढ़ते हो? एक बार सुबह, एक बार शाम? कितना अच्छा बच्चा है ये। नोट कितनी बार पढ़ा? नहीं ऐसे नहीं बच्चे। तो देखो अब कैसे चीजों को खोलते हैं। अब बताइए, मतलब हमारे पास एक है कि हिंद महासागर भारत के विदेश क्षेत्र में, अब कैसे देखिए एग्जामिनर क्या करता है। अब एग्जामिनर सीधे किसी देश से पूछ लेगा तो आप तो सीधा उत्तर लिख देंगे, वो कुछ ऐसा घुमाता है शब्द जो सीधे आपने न पढ़ा हो। अब मान लीजिए कि भारत के विदेश क्षेत्र में बढ़ती सामुद्रिक सुरक्षा, अब मुझे इसमें आयाम बताइए। याद रखिए हमने इनडायरेक्टली सब बातों को बता रखा है, फिर हम इस बात को बता दे रहे हैं क्योंकि अब आप आयाम बताइए, आप डायमेंशन मुझे बताइए। मुझे अब आयाम बताइए तभी तो बात बनेगी। क्या करेंगे? आर्थिक आयाम कैसे? एक बार सोचिए, दो बार सोचिए, ऐसे करिए जैसे हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉरेन पॉलिसी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उस पर लिखने पर खूब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये विषय देखने में सरल लगते हैं। जो देखने में सरल लग रहा है वो लिखने में कठिन है, और जो देखने में कठिन लिखने में सरल होगा हमेशा। तो मान लीजिए हमने एक बार सोचिए, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आपकी सोचने की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सारी बात मैं बता दूंगा फिर आपके काम में नहीं आएगी, अंतर में आपको क्षमता हो चाहिए। पर सोच के देखिए समुद्र सुरक्षा में क्या क्या आप लिख सकते हैं कि भारतीय विदेश में समुद्री सुरक्षा का बढ़ता महत्व बताइए। तो क्या महत्व है, क्यों महत्व है, कैसे महत्व है, यही तो विशेषण है। कैसे? ठीक है, और ये कमाल की बात है, सारी बात आप बताते जा रहे हैं।
आप लोग जो बता रहे हैं एकदम सही है, उसी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बताइए। अब देखिए कैसे, दूसरी बात, अब कैसे हम विस्तार करते हैं। आपको सुरक्षा चाहिए, असुरक्षा चाहिए? सुरक्षा चाहिए। क्यों? खतरा किससे है भाई? आपको सुरक्षा चाहिए तो खतरा कहीं से होगा तभी सुरक्षा चाहिए। खतरा कौन आपके नाम की सुपारी दे रखा है बताओ? आपके नाम की? अपनी बात बताओगे या राष्ट्रीय बात बता रहे हो? किस सीधा मतलब है, पहले आप याद रखिए। पहले आप ये देखिए, अगर हमारी सुरक्षा, भारत की समुद्री सुरक्षा है, तो हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है क्या, ये तो पहले देखिए। आपका समुद्री यही विशेषण है। बार बार देखें एक ही शब्द को खोलना, और हर चीज मैंने बता रखी है, आगे भी चल के आपको बता देंगे, लेकिन प्रश्न बार बार सॉल्व करिए, हर प्रश्न को पूछिए। खतरा, अरे सही सीधे, खतरा कौन है? केवल पाकिस्तान ही है। खतरा पहला परंपरागत, और आप याद रखिए परंपरागत खतरा चीन। पाकिस्तान तो उसका प्यादा है। पाकिस्तान भाई ग्वादर तो पाकिस्तान, पाकिस्तान तो एकदम से चिंटू है। बॉस कौन है? तो बॉस को पकड़े पाकिस्तान। अब एक बात को देख लेंगे, यानी स्वाभाविक रूप में। अब इसको लिखने का तरीका कैसा होगा? लिखने ऐसे लिखेंगे नहीं, लिखेंगे कैसे? भारत एक महाशक्ति है, हिंद महासागर में भारत की अवस्थित केंद्री है। हिंद महासागर में 3 महाशक्तियां हैं, एक तो अमेरिका है, दूसरा भारत है, लेकिन चीन के बढ़ते हिंद महासागर के प्रभाव ने भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चुनौती पैदा कर दी है। ऐसे हम घुमा के लिखते हैं। और अब देखते हैं 2020 में चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बन गई। ये सब बताना भी आगे में, इंडिया चाइना तो पढ़ना भी है। लेकिन अगर कोई सवाल आप पूछ दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखें, समुद्री सुरक्षा पूरा होलिस्टिक सवाल आ रहा है। हिंद महासागर पूरा होलिस्टिक सवाल, ऊर्जा सुरक्षा, ये सब होलिस्टिक सवाल है, किसी देश विशेष पर नहीं जा रहे हैं। चीन, और आप जानते हैं चीन ये सुरक्षा खतरा पैदा क्यों कर रहा है? क्योंकि मालदीव से लेके, श्रीलंका से लेके पाकिस्तान में हिंद महासागर में किस तरीके से वो पोर्ट बना रहा है, उसकी समुद्री क्षमता बढ़ रही है। ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। इससे चीन का खतरा हिमालय से ही नहीं है, अब हमारे पड़ोस में महासागर में भी है, पहली बात। दूसरा, और अब देखिए नेवल पावर खतरा देखेंगे, समुद्री सुरक्षा खतरा क्यों होता है? हर घटना से आप सीख सकते हैं। अगर नेवल पावर की बात देखी जाए, अभी तो रसिया ने क्या सोचा है कि यूक्रेन को काला सागर पर पहुंच पे रोक दिया जाए। जब तक यूक्रेन की पहुंच काला सागर में रहेगी, तब तक यूक्रेन को डिफेंस की सप्लाई होती रहेगी। और समुद्र का महत्व क्या होता है? रसिया ने क्या सोचा, पूरे गेहूं की सप्लाई कहां से रोक दिया जाए? यूक्रेन से। दूसरी बात आप देखेंगे, इसी बात को यहां पे आप लगा सकते हैं। अभी अमेरिका ने क्या किया, अपने समुद्री जहाजी बेड़ा खड़ा कर दिया खाड़ी में। ये नेवल पावर का इंपॉर्टेंस है। तो अगर अमेरिका ने आज समुद्री जहाजी बेड़ा अपने खाड़ी में खड़ा कर दिया, तो कल के लिए भारत पाकिस्तान, भारत चीन के खिलाफ कुछ होता है तो हिमालय तक मामला रहेगा, पूरा समुद्र घिर जाएगा। समुद्री सुरक्षा, एक घटना से सीधे दूसरी घटना देख सकते हैं। यही विषय को समझने का तरीका है कि मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, तो हमने इतनी बार बार उस चीजों को पढ़ा है कि मुझे देख के कनेक्टिविटी लग जाता है, ये घटना कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई इसराइल जरा सोच के देखिए, अमेरिका अपनी सेना को फिलिस्तीन के निकट, ईरान के निकट कैसे पहुंचा सकता है? जमीन से पहुंचा नहीं सकता। नेवल पावर तो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल है कि सुरक्षा खतरा गैर परंपरागत भी है। अब गैर परंपरागत में आपको याद है हरामी नाला, हम पाकिस्तान से बता दें गुजरात के पास है ये, कभी देखना हो तो चले जा भी सकते हैं वहां पे। वैसे बीएसएफ वहां पे जाने नहीं देगी, तो बीएसएफ के परमिशन से वहां जाना पड़ेगा। वहां पे नाव वगैरह पकड़, मछली पकड़ना बैन है। तो गैर परंपरागत खतरा क्या है? मुंबई आतंकी हमला जब से हुआ, मुंबई आतंकवादी हमला वो समुद्र के रास्ते से आया था।
तो जैसे ही हमारे यहाँ 2001 का मुंबई आतंकी हमला हुआ था, 2006 का, 8 का ना, अच्छा पार्लियामेंट पे 2001 में हुआ था, 2008 का मुंबई आतंकवादी हमला हुआ, तब पता चल गया कि सुरक्षा गैर परंपरागत खतरा कितना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आज आप देखेंगे ड्रग की, नशीली दवाओं के अवैध तस्करी गुजरात का प्रयोग किया जाता है। नशीली दवाओं का अवैध तस्करी 2004 में आपदा प्रबंध सुनामी, ये हमारे यहाँ सुरक्षा गैर परंपरागत खतरे हो। दूसरा, अब जरा सोचिए, यमन के हौथी लोगों ने हमारे जहाज को हाईजैक कर लिया। समुद्री सुरक्षा क्यों जरूरी है? जो समुद्री डाकू हैं, समुद्री पायरेसी, जो समुद्र में डकैती हो रही है, इन डकैतियों को कूटने पीटने के लिए क्या चाहिए? ये हमारे पास समुद्री सुरक्षा है, समुद्री खतरा ये है। और खतरा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप देखेंगे, अगर भारत एक महाशक्ति है, भारत एक महाशक्ति है, तो महाशक्ति होने के नाते हमारा व्यापार बढ़ रहा है, ऊर्जा आयात बढ़ रहा है। अब व्यापार बढ़ रहा है, ऊर्जा आयात बढ़ रहा है, इसलिए समुद्री सीमाएं सुरक्षित करना एक महाशक्ति का दायित्व है। और न केवल समुद्री सीमाएं सुरक्षित करना, बल्कि अपनी महाशक्ति के दायरे का विस्तार भी करना, ये भी हमारा मूल काम है। तो आप देखेंगे ये भारत का महत्व है। लेकिन इसके लिए हमने क्या किया है? ये तो उत्तर का पहला पार्ट है। खतरा कहां से आ गया तो हमें देख लिया, तो सवाल है खतरा ही देखा या कुछ उपाय भी किया? अगर ये खतरे हैं तो स्वाभाविक रूप में, इसीलिए आप देखेंगे पहला उपाय अंडमान निकोबार आइलैंड में। अब हमने उपाय क्या किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एकीकृत कमांड की स्थापना, एकीकृत सैन्य कमांड की स्थापना। और स्वाभाविक रूप में दो तो हमारे पास इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर है, आईएनएस गोर्स्को भाई है। नेवल क्षमता का विस्तार, आईएनएस गोर्स्को, आईएनएस विराट, यानी दो हमने अपने नेवल शिप को रखा है। उसके अलावा देखेंगे समुद्री सुरक्षा के लिए हमने क्या कर रखा है? क्वाड का सैन्य अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास, लॉजिस्टिक समझौता सिंगापुर के साथ, लॉजिस्टिक समझौता, साउथ ईस्ट एशिया के साथ मालाबार सैनिक अभ्यास, मिलन सैनिक अभ्यास। यानी हमने हर तरीके के अप्रोच अपना रखे हैं। अपनी सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है, दूसरे देशों के साथ सैन्य अभ्यास हो रहे हैं। इसीलिए हम और अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने बाकायदा अपना एकीकृत कमांड स्थापित कर रखा है। इस वजह से हम और हमारा प्रयास है कि अब देखिए, अभी तो प्रयास है कि मॉरिशस में भी अपने सैनिक अड्डे बनाने की बात चल रही है। क्योंकि जब से चीन ने जिबूती में सैनिक अड्डा बनाया, ग्वादर में सैनिक अड्डा बनाया, तब से हमारी सुरक्षा के लिए चैलेंज ज्यादा बढ़ रहे हैं। और इसके लिए इतना ही नहीं, बल्कि हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए हम महाशक्तियों से भी, जापान से भी सहयोग ले रहे हैं। ये अब आपका डेमिशन आ गया। तो लास्ट पॉइंट आप क्या लिख देंगे? लेकिन भारत का मानना क्या है? हिंद महासागर शांति का क्षेत्र होना चाहिए, महाशक्तियों को खड़ा नहीं होना चाहिए। और इसलिए भारत का हमेशा से कहना है कि महाशक्ति के बावजूद भी भारत हमेशा विश्व वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है और हिंद महासागर के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थक है। इसलिए महासागर व्यापार का मार्ग होना चाहिए, सहयोग का मार्ग होना चाहिए। महासागर महाबलियों की ताकत आजमाने का तरीका नहीं होना चाहिए। यह हमारा उत्तर है। आपदा प्रबंधन भी कर सकते हैं। और अब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, हम इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का भी निर्माण कर रहे हैं, ये भी तो आप कर सकते हैं। किसमें? आपदा प्रबंधन। अरे भाई सीरीज से सुनामी, एक लाइन में गैर परंपरागत खतरा क्या है? सुनामी आ जाए बस आपदा प्रबंधन नहीं बताना है। आप उसके बेसिक पार्ट पे जाओगे तो मैं बार बार कहता हूं,
आपको आपदा प्रबंधन नहीं है, एक लाइन में जियो पॉलिटिक्स बताना है। आईआर का तरीका आप समझिए। इतनी बेसिक बार लिख के देखो तब पता चलेगा। कितनी बात लिखने में तो आपको सब सीमा 500 निकल जाएगी, लिखना आपको 150 शब्द है कितने। इसलिए एक बार पहले लिख के देखो तब समझ पाओ क्या इससे बारीक हम जा सकते हैं, उत्तर नहीं जा सकते, जा ही नहीं सकते आप। अब फिर अब अरे सुरक्षा का मतलब यही है। बाकी बाकी संयुक्त राष्ट्र संघ के मामले चलते रहते हैं, समुद्री सुरक्षा कैसे किया जाए, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम करते हैं, सहयोग करते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक होता है, आर्थिक सहयोग का मामला है। सुरक्षा की बात बस यहाँ तक है, बाकी का लाइन आप जो चाहे उसके अलावा लिख सकते हैं। अब आपका फ्रेमवर्क तैयार हो गया, बाकी इसमें अगर थोड़ा सा मिर्ची और डालना है डाल लीजिए, वो आप इतने बुद्धिमान है, इतनी बात बन गई। बाकी इसको एक बार लिख के देख ले कितना लिख सकते हैं, कहाँ आगे पीछे कर सकते हैं, बात हो गया। अब देखिए एक सवाल और है, लेकिन हमें लगता है 2019 में पूछा गया है, ये भी 2019 का ही था। इस सवाल और लिख लीजिए। ये सवाल ऐसा है कि मुझे लगता है थोड़ा आगे आने दीजिए, क्योंकि अब हिंद प्रशांत पूछ रहे हैं, इंडो पैसिफिक, अमेरिका बता लें, जापान बता लें, अभी तो हम पड़ोस में हैं। तो आपका सवाल थोड़ा आगे जा रहा है। जैसे मान लो कि क्वाड पे आप पूछ रहे हैं, इंडो पैसिफिक पे, तो एक बार अमेरिका बता लें, जापान बता लें। देखिए आपने सवाल पूछा है, थोड़ा सा इस बात में रुक जाइए। किसी ने पूछा है हिंद प्रशांत के विचार को भारत कैसे प्रत्युत्तरित कर रहा है। और ये बात तो मैंने बता रखी है पिछली क्लास में कि भारत कैसे प्रत्युत्तरित कर रहा है, आर्थिक रूप में, सामरिक रूप में, राजनीतिक रूप में। आगे भी आपको बता देंगे, अमेरिका ने दीजिए, जापान ने दीजिए। अच्छा हमने बताया नहीं इंडियन ओशन कैसे इंडो पैसिफिक हुआ, पिछली बार हमने बता रखा है, फिर ध्यान दीजिएगा बता रखा है, आगे फिर बता देंगे। और श्रीलंका से कोई सवाल है, आगे बढ़े फिर।